वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल प्रोग्राम का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सेल प्रोग्राम कैसे खोलते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप इसमें प्रोग्राम को सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार की मदद से हम नीचे की तरफ आते हैं और एक्सेल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ग्रुप में मिलता है। तो हम एम सीरीज के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर पे जाते हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिखाई दे रहा है। यहाँ 2007 भी हो सकता है, 2010 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है। जो वर्जन आप इंस्टॉल किए होंगे अपने कंप्यूटर में वो वर्जन का यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करता है। बेसिकली हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के अंदर हम एक्सेल प्रोग्राम सीखने वाले हैं। तो हम एक्सेल 2013 प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एक्सेल 2013 पर क्लिक करेंगे ये एक्सेल का फर्स्ट इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ हमें ब्लैंक वर्कबुक चूज करना है। जब हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा एमएस एक्सेल का पहला इंटरफेस दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर से हम लोग समझते हैं कि सबसे टॉप वाले लाइन को क्या कहते हैं। सबसे ऊपर वाले लाइन को टाइटल बार कहते हैं, जहां आपको बुक 1 और एक्सेल दिखाई दे रहा है। ये बुक 1 जब भी आप पहली बार एक्सेल प्रोग्राम को खोलते हैं तो ऊपर में आपको बुक 1 के नाम से वर्कबुक डिस्प्ले करेगा और जो भी प्रोग्राम आप खोले होंगे वह प्रोग्राम का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने ये एक्सेल प्रोग्राम खोला है तो एक्सेल दिखाई दे रहा है। जब हम कोई नया वर्कबुक लेंगे तो यहाँ बुक 2 हो जाएगा, या इस वर्कबुक को हम सेव करेंगे तो वह बुक का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। सबसे ऊपर टाइटल बार के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ क्लोज बटन होता है। प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज का यूज करते हैं। जस्ट इसके लेफ्ट साइड में रीस्टोर डाउन बटन है। इसकी मदद से हम स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं और रीसाइजिंग भी कर सकते हैं। फिर इसी पर क्लिक करें तो यह मैक्सिमाइज बटन का यूज होता है। मैक्सिमाइज पे क्लिक करें तो फुल स्क्रीन में जाता है। ठीक इसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर मिनिमाइज बटन दिखेगा। मिनिमाइज बटन का यूज करके हम कोई दूसरा प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि कुछ रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस है। ये जो रिबन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस रिबन डिस्प्ले पर क्लिक करके इसे हम शो रिबन और हाइड रिबन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टिक करते हैं तो ये ऑटो हाइड रिबन हो जाता है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होता है कि ये जो आपका रिबन दिखाई दे रहा था, रिबन विद टैब, वो आपका हाइड हो गया। फिर वापस मुझे अनहाइड करने के लिए यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके भी आप उसे अनहाइड कर सकते हैं, या हमें इसे ऑटो हाइड रिबन पे फिर से अनचेक करेंगे और वापस इस पर क्लिक करें तो ये हमारा रिबन डिस्प्ले करने लगता है। फिर अगर बाहर क्लिक करते हैं तो फिर वापस वो हाइड हो जाता है। फिर इसी पर क्लिक करें और जस्ट इसके बगल में जो आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शन था, इस पर क्लिक करके शो टैब्स एंड कमांड पर टिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब्स और रिबन कमांड डिस्प्ले करने लगता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली हम हेल्प दे रहे हैं कि कैसे एक्सेल स्क्रीन का यूज करते हैं। इधर हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, ये हमारा कंट्रोल बॉक्स होता है। ये कंट्रोल बॉक्स की मदद से जो कमांड का यूज आप यहाँ से राइट साइड से कर रहे थे, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, सेम टूल आप यहाँ पर भी क्लिक करके यूज कर सकते हैं। क्लोज, मिनिमाइज, रीस्टोर, इसमें कुछ और टूल एक्टिव हो जाते हैं जैसे मूव, साइज, मैक्सिमाइज, इसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने रीस्टोर पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन नीचे आ गया, यानी छोटा हो गया। अब इसको मूव करना चाहते हैं तो मूव कमांड पर क्लिक करके आप इसको राइट एरो बटन पे प्रेस करेंगे तो ये राइट की तरफ मूव करता है। डाउन एरो की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो ये नीचे की तरफ आता है। या सिर्फ माउस को ऐसे ही बिना क्लिक किए हुए हम मूव करते हैं तो इजीली हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और जहां हमें फिक्स करना होगा वहां पर एंटर की प्रेस करेंगे तो वो स्क्रीन वहीं पर फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज का यूज भी कर सकते हैं।
हम स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जस्ट इसके राइट साइड में आपको सेव, अंडो और रीडो ये डिफॉल्ट 3 कमांड दिखाई दे रहा है। यह क्विक एक्सेस टूल बार पर डिस्प्ले कर रहा है। ये क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के सबसे ऊपर टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है। क्विक एक्सेस टूल बार को अगर हम नीचे लेके जाना चाहते हैं तो जस्ट इसके बगल में यहाँ आपको ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें और इसमें आपको और भी कमांड ऐड करने का ऑप्शंस भी मिल जाता है। यानी क्विक एक्सेस टूल बार का कस्टमाइजेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी कमांड को हटाना हो तो यहाँ पर अनचेक कर देंगे तो ये सेव कमांड यहाँ से हट जाता है। फिर इसी पर जब आप चेक करते हैं तो फिर वो डिस्प्ले करने लगता है। डिफॉल्ट 3 कमांड होते हैं सेव, अंडो, रीडो। जरूरत के अनुसार आप और भी कमांड को ऐड कर सकते हैं। मोर कमांड में जब जाते हैं तो मोर कमांड के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे कमांड आपको यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस की मदद से आप ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि ये जो है डिस्प्ले कर रहा है क्विक एक्सेस टूल बार एबव में। अगर हम सबसे नीचे देखते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है शो बिलो द रिबन, यानी इसे हम रिबन के नीचे भी यूज कर सकते हैं। शो बिलो द रिबन पर जैसे ही क्लिक करते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार इस रिबन के नीचे आ जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं रिबन किसे कह रहा हूँ। रिबन ये जो चौड़ी पट्टी जो दिखाई दे रही है इसे हम रिबन कहते हैं और इस रिबन पर छोटे छोटे कमांड होते हैं जो टैब के अनुसार होता है। जैसे जिस टैब पर हम क्लिक किए हुए रहते हैं उस टैब से संबंधित कमांड रिबन पर दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट टैब पर क्लिक करूंगा तो इंसर्ट टैब से संबंधित कमांड यहाँ रिबन पर दिखाई देंगे। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट टैब से संबंधित कमांड रिबन पर दिखाई देते हैं। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे है, इसे हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ठीक उसी तरीके से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शंस अब चेंज हो गया होगा शो अबव द रिबन। जैसे हम शो अबव द रिबन पर क्लिक करेंगे ये क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर की तरफ आ जाता है। यदि आप क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारे कमांड को आपने ऐड कर लिया है और रिमूव कर दिए हैं और फिर से आप चाहते हैं पहले जैसा हो जाए तो इसके ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ आपको मोर कमांड ऑप्शन मिलेगा। मोर कमांड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है एक्सेल ऑप्शन का, जिसमें आपको यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे रीसेट कर सकते हैं। जैसे हम रीसेट करते हैं रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन या रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार। हमें सिर्फ क्विक एक्सेस टूल बार को रीसेट करना है तो हम रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक किए और यहाँ पर रीसेट कस्टमाइजेशन का एक इंफॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसे हम यस कर लेते हैं। जैसे आप यस करके ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि फिर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो पहले जैसा था वैसा हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइल मेनू की। ये फाइल मेनू है जिसमें हम फाइल से संबंधित ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे नया फाइल लेना, फाइल को ओपन करना, फाइल को सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज और अकाउंट के बारे में जानना। ठीक इसी तरीके से यहाँ होम टैब आता है। होम टैब से संबंधित कमांड रिबन पर डिस्प्ले कर रहा है और उसका प्रयोग हम लोग आगे सीखेंगे। अब रिबन के जस्ट नीचे यहाँ आपको फॉर्मूला बार दिखाई देता है। ये पूरे बार को हम फॉर्मूला बार कहते हैं। फॉर्मूला बार कभी कभी हाइड हो जाता है तो उसे अनहाइड करने के लिए हम व्यू टैब का प्रयोग करते हैं। व्यू टैब पर क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मूला बार का ऑप्शन मिलता है जिसे चेक और अनचेक करके उसे डिस्प्ले और हाइड करा सकते हैं। यहाँ चेक लगा हुआ होगा तो फॉर्मूला बार दिखाई देगा। यदि हम इसे अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला बार गायब हो जाता है। फिर उसे देखने के लिए फॉर्मूला बार पर चेक करेंगे तो फॉर्मूला बार दिखाई देगा। यहाँ फॉर्मूला बार के पार्ट्स के बारे में समझते हैं। फॉर्मूला बार बेसिकली 3 भागों में बटे हुए रहते हैं। पहले भाग को नेम बॉक्स कहते हैं जो सेल का एड्रेस दिखाई देता है। दूसरे भाग को यहाँ पर कैंसिल,
एंटर और इंसर्ट फंक्शंस का ऑप्शन मिलता है जो सेल एंट्री से संबंधित होता है, और तीसरा बार जो होता है ना, पूरे का पूरे फॉर्मूला बार से संबंधित होता है। जो भी हम सेल एंट्री में फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन यहाँ पर डिस्प्ले करता है। अब बात करते हैं सेल क्या है। सेल को समझने से पहले हमें इस वर्कशीट को जानना होगा। हम जिसमें काम करते हैं उस एरिया को वर्कशीट कहते हैं, और ये वर्कशीट वर्कबुक के अंदर आता है। जैसे ये बुक 1 में हम काम कर रहे हैं, इस बुक 1 को वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक के अंदर डिफॉल्ट यहाँ पर शीट 1 रहता है। यदि एक्सेल 2013 या एक्सेल 2016 पढ़ते हैं तो उसमें आपको डिफॉल्ट शीट की संख्या सिर्फ 1 होती है। वहीं अगर आप एक्सेल 2007 समझते हैं तो उसमें डिफॉल्ट सीटों की संख्या 3 होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ सीट की संख्या को आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ हम सीट 1 यानी ये पहला वर्कशीट है, जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। नया वर्कशीट इंसर्ट करने का शॉर्ट की होगा शिफ्ट प्लस F11। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ एक दूसरा सीट आ गया है। सीट का नाम आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ सीट का नाम चेंज करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके भी सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ या फिर उस सीट पर राइट क्लिक करके भी हम सीट का नाम बदल सकते हैं। सीट पर राइट क्लिक किए और शीट टैब पर राइट क्लिक करके नया वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट को डिलीट कर सकते हैं, सीट का नेम चेंज कर सकते हैं और वर्कशीट को हम मूव या कॉपी कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई कोड दिए हैं वो कोड को डिस्प्ले कर सकते हैं। वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कशीट का बैक कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक इस तरीके से वर्कशीट को हाइड कर सकते हैं, उसे अनहाइड कर सकते हैं और सभी सीट को एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यदि सीट टैब पर राइट क्लिक करते हैं तो सीट से सेटिंग संबंधित आपको कमांड यहाँ पर दिखता है। अब ये रहा वर्कशीट। वर्कशीट जो होता है रो और कॉलम से भरा हुआ होता है, यानी ये जो होता है इसे हम कॉलम कहते हैं। ये कॉलम जो है A, B, C, ऐसे ये A, B, C ये सब कॉलम हेडर कहलाता है। और टोटल एक वर्कशीट में टोटल कॉलम की संख्या 16,384 होती है यदि नंबर से इसे समझा जाए तो। अगर हम इसे अल्फाबेटिकली काउंट करते हैं तो यह XFT तक होता है, यानी हमने A, B, C, D, E ऐसे लेकर चलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम XFD तक जाता है। अब हमें सबसे लास्ट कॉलम में जाना हो तो कीबोर्ड के कंट्रोल और राइट एरो की मदद से राइट एरो बटन यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन, तो सबसे आप राइट साइड में सबसे लास्ट कॉलम में चले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमें सबसे अंतिम कॉलम का नाम है XFD, इसके बाद कोई दूसरी कॉलम नहीं है। फिर अगर मुझे पहले फर्स्ट रो में जाना हो तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की यूज करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में जाने के लिए। ये रहा कॉलम की बात। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम A पर क्लिक करते हैं। जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है उस कॉलम हेडर पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। या कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल स्पेस से हम कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे सेल हमारा कहीं भी सिलेक्टेड हो, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो वो कॉलम पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस का यूज करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस यूज करेंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है ग्रुप ऑफ सेल, ये सेल कहलाता है। जिस बॉक्स पे हम क्लिक कर रहे हैं सबसे छोटी बॉक्स सेल कहलाती है और सेलों का समूह हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तो उसे हम रो कहते हैं। वही बात जैसे हमने समझा था, सेलों का समूह वर्टिकल में हो तो उसे हम कॉलम कहते हैं। सेलों का समूह हॉरिजॉन्टल में हो तो उसे रो कहते हैं। और रो तो आप समझ लिए, ये रो की संख्या 1 से लेकर
और 10,48,576 तक होती है। तो ऐसे आप धीरे धीरे जा भी सकते हैं, या फिर सबसे लास्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यूज किया तो सबसे लास्ट रो में हम चले आए। सबसे लास्ट रो का नंबर है 10,48,576। अंग्रेजी में से 10,48,576 होता है। तो इसे आपको याद रखना होगा। ये आपके इंटरव्यू संबंधित भी क्वेश्चंस होते हैं कि एक वर्कशीट में कुल कितने रो होते हैं और एक वर्कशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं। यदि आप कंप्यूटर संबंधित एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह इम्पोर्टेंट है कि यह रो नंबर और कॉलम नंबर को याद रखना। अब बात करते हैं हमें सबसे पहले रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ टॉप एरो की का यूज करें। कंट्रोल के साथ टॉप एरो की जैसे यूज करेंगे तो सबसे ऊपर आपका सेल चला जाता है। अब ये हो गई बात टोटल रो की संख्या और टोटल कॉलम की संख्या। अगर रो को सिलेक्ट करना है तो चाहे जिस भी सेल में हो और उस पूरे रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बटन का यूज करें। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, रो सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस की का यूज करते हैं। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस की का यूज करते हैं। चाहे कॉलम इंसर्ट करना हो, चाहे सीट इंसर्ट करना हो, चाहे कॉलम इंसर्ट करना हो या रो इंसर्ट करना हो तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस का यूज करेंगे। चाहे कॉलम इंसर्ट डिलीट करना हो या रो डिलीट करना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस का यूज करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद। तो ये रहा रो और कॉलम की जानकारी। अब चर्चा करते हैं सेल की। तो सेल जो होता है, प्रत्येक सेल का एक अपना पहचान होता है जिसे हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। अब हम जिस सेल में हमारा एक्टिव कर्सर है, यानी ये एक्टिव सेल है, बिल्कुल ग्रीन और थिक कलर का बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है, यह एक्टिव सेल कहिए या इसे हम करंट सेल कहेंगे। जब भी हम कोई लेटर टाइप करेंगे तो वो टाइप किया हुआ कैरेक्टर अपीयर होता है एक्टिव सेल में। अगर हमारा कर्सर ये सेल यहाँ पर एक्टिव है और हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, फिर से आपको सेल यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आप टाइप कर पाइएगा। जहाँ यह सेल एक्टिव होगा वहीं आप टाइप कर सकते हैं। अब इस सेल, ये एक्टिव सेल का एड्रेस क्या होता है और कैसे समझेंगे, उसके लिए इसको जरा सा ध्यान से समझेंगे। जिस सेल पर आप क्लिक करते हैं वह सेल का एड्रेस नेम बॉक्स पर दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ पर C4 नाम के सेल एड्रेस पर हमारा एक्टिव सेल है। अब ये सेल एड्रेस बनता कैसे है? तो सेल एड्रेस कॉलम नंबर और रो नंबर को मिलाकर बनता है। जैसे हम जिस सेल पर एक्टिव किए हुए हैं उस सेल का कॉलम संख्या B है और रो संख्या 3 है, तो इसलिए इस सेल का एड्रेस हो गया B3। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस सेल का एड्रेस होगा कॉलम संख्या C, रो संख्या 5, तो सेल का एड्रेस होगा C5। यदि हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस सेल का एड्रेस होगा कॉलम संख्या B, रो संख्या 8, अर्थात इस सेल का एड्रेस होगा B8। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे किसी सेल का एड्रेस समझते हैं। किसी भी सेल का एड्रेस जानने के लिए उसका कॉलम संख्या और रो नंबर को जोड़ देते हैं तो वो आपका एक सेल एड्रेस बन जाता है। अब हम वर्कशीट में काम करने से पहले पॉइंटर को समझते हैं। ये वर्कशीट में जो माउस का पॉइंटर दिखाई दे रहा है, यह बेसिकली प्लस का सिंबल जो है ना, ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, प्लस का सिंबल। तो ये जो है सिलेक्शन से संबंधित पॉइंटर है। मीन्स यदि हमें सेलेक्ट करना हो किसी भी सेल को तो हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सिलेक्ट हो रहा है। और यदि सेल को मूव करना हो कहीं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने यहाँ पे कोई डाटा टाइप किया, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 25। अब इस 25 को हम मूव करना चाहते हैं D2 में, तो सेल पॉइंटर जब हम इस बॉर्डर पर लेकर आते हैं तो माउस का पॉइंटर जो है वो कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा, जिसमें एक एरो
और प्लस का सिंबल दोनों जुड़ा हुआ रहेगा। जब ऐसा सिंबल होगा तो आप इस पर क्लिक किए हुए ड्रैग करके कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेल को रख सकते हैं और ये हमारा सेल पहुंच गया। जब भी हम किसी को मूव करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी ऐसे मूव कर सकते हैं, तो सेल आपका वहां पे पहुंच जाता है। अब इस सिलेक्शन में यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस मिलेंगे कि यहाँ ये तो हो रहा सिलेक्ट से संबंधित और ये रहा मूव से संबंधित। जस्ट इस सेल पर जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्क्वायर डॉट मिलेगा और उस स्क्वायर डॉट पे माउस का पॉइंटर लेकर जाते हैं तो प्लस का सिंबल कुछ चेंज हो जा रहा है। और जब ऐसा प्लस का सिंबल हो तो आप क्लिक किए हुए जैसे नीचे की तरफ या डाउन या लेफ्ट या टॉप में लेके जाते हैं तो जो कंटेंट ऊपर वाले सेल में था वही कंटेंट नीचे भी कॉपी हो जाता है। और ये कंटेंट जो कॉपी होता है वो रिलेट करके भी कॉपी करता है। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी, JAN, अब इंटर प्रेस की। अब इस जनवरी को नीचे की तरफ कॉपी हैंडल की मदद से इसे बेसिकली इसे हम कॉपी हैंडल या फिल हैंडल कहते हैं। अब ये कॉपी हैंडल पे माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं और क्लिक किए हुए नीचे की तरफ लाते हैं तो ये आप देखेंगे कि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी एक्सेल को पता है कि यदि आप मार्च लिखते हैं तो मार्च के बाद क्या आना चाहिए। तो मार्च के बाद जैसे कॉपी हैंडल पर क्लिक किए हुए खींचेंगे तो कंटेंट को कॉपी करता है, रिलेट करके पिछले वाले जो सेल वैल्यू डाले हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिलेट करके और नीचे की तरफ या राइट की तरफ आप इसका यूज कर सकते हैं। मैंने मार्च लिखा फुल फॉर्म में तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब फुल फॉर्म में आ गया। अगर आप यहाँ पे किसी वीक का नाम, किसी डे का नाम देते हैं, सप्ताह दिनों का नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया सैटरडे तो SAT सिर्फ लिखे SAT, क्योंकि SAT सैटरडे को कोड करता है कंप्यूटर, इसलिए सैटरडे के अकॉर्डिंग 3 लेटर में जो आपका सप्ताह के दिनों का नाम जो होता है उस तरीके से आप इसको कंटिन्यूसली कॉपी कर सकते हैं। यह हर कंप्यूटर में ऐसा यूज होता है। अगर आप यहाँ पे संडे लिखते हैं, पूरा का पूरा लिखते हैं और कॉपी करते हैं कंटिन्यूसली राइट साइड में लेके जाना चाहते हैं तो राइट साइड में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या लेफ्ट में भी यूज कर सकते हैं या टॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली डेटा को कॉपी करना हो तो उसके लिए हमें कॉपी हैंडल का यूज करना होगा। अब सपोज मान लीजिए कि कोई आप संख्या दे दिए और संख्या को भी आप कंटिन्यूसली कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप किए फॉर एग्जांपल 2, 2 1 2 और 2 2 4। अब हम यहाँ पे इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिए। दोनों सेल में डिफरेंसेस है 2 का, यानी 2 और 4 दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। जब हम कॉपी हैंडल की मदद से नीचे की तरफ इसे खींचेंगे तो अब आप देखेंगे कि जितना भी सेल यहाँ पर कंटिन्यूसली कॉपी हुआ वो सभी में 2-2 का अंतर है और इस तरीके से 2 का टेबल भी आ जाता है, 2 का पहरा आ जाएगा, 2 2 4 और 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 और ऐसे आप इसका यूज कंटिन्यूसली कर सकते हैं। अब जब आप कोई एक्सेल का सीट इंसर्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ पे देना है सीरियल नंबर, तो यहाँ टाइप किए सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं, जैसे सीरियल, और यहाँ टाइप किए 1 और 2। हमें 2 लेटर 2 डेटा जरूर फिट करना है और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी हैंडल की मदद से आप इसको खींचेंगे तो ऑटोमेटिक सीरियल इंसर्ट हो जाएगा। अब आप कभी कभी गलती क्या करेंगे, क्या आपने टाइप कर दिया 1, अब इसके बाद आप इसको क्लिक करके खींचेगा तो इसको क्या पता है कि 1 के बाद क्या आना चाहिए, तो वो क्या करता है कि जो डेटा रहता है उसी को कॉपी कर देता है कंटिन्यूसली। अगर आप कहीं अंतर दिखाइएगा कि 1 के बाद 3 आना चाहिए, यानी दोनों में अंतर कितने का है, तो 2 का। अब कॉपी हैंडल की मदद से आप इसको नीचे की तरफ खींचते हैं तो 1 3 5 7 9 जितने का अंतर आप दीजिएगा कंप्यूटर को बताइएगा वो दिखाएगा। अब आप कह दीजिए भैया हम लिख दिए काजल, तो काजल के बाद करीना, कैटरीना, करिश्मा आ जाए तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं है काजल के बाद क्या आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ काजल 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 ही आएगा। हाँ, कंप्यूटर को ये पता है कि मार्च के बाद क्या आना चाहिए, तो मार्च के बाद जो आना चाहिए उसको इसने कंटिन्यूसली पेस्ट कर दिया।
तो इस तरीके से आप कॉपी हैंडल का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा, इसमें और भी ऑप्शंस हमको समझना है। अब ये रहा वर्कशीट की बात। शीट में नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे नीचे स्टेटस बार दिखाई देता है। ये स्टेटस बार बेसिकली ग्रीन कलर का डिस्प्ले कर रहा है। शीट आपका रेडी है तो यहाँ पर रेडी डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम शीट में कोई डेटा टाइप कर रहे हैं, अर्थात जब हम इस पे कर्सर एक्टिवेट करते हैं और किसी सेल में कर्सर एक्टिवेट करने के लिए F2 फंक्शन की का यूज करते हैं या उस सेल पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप डबल क्लिक किए तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि अब आप इस पर इंटर प्रेस कीजिए। तो इंटर प्रेस करने के लिए, रेडी करने के लिए इंटर प्रेस करते हैं। ठीक इसी तरीके से F2 फंक्शन की यूज करके मैंने कर्सर टाइप किया और इसमें कुछ एडिट कर रहे हैं। अब इंटर प्रेस करते हैं। कर्सर सिर्फ एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ कहता है कि आप उसको इंटर करिए। अगर F2 प्रेस करते हैं तो ये होता है कि डेटा को एडिट करिए। तो यहाँ नाम बदलते रहता है, ये बताता भी है कि आपका शीट किस मोड में है। तो किसी भी वर्कशीट का या वर्कबुक का स्टेटस इंफॉर्मेशन स्टेटस बार पर दिखाई देता है। यहाँ आपको एक छोटा सा कमांड दिखाई देगा जो माइक्रो से संबंधित होगा। जरा नीचे लाते हैं, यहाँ समझते हैं। यहाँ माइक्रो से संबंधित है। नो माइक्रो आर करेंटली रिकॉर्डिंग, इसमें कोई माइक्रो रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और ये माइक्रो चैप्टर आपको आगे पढ़ना है तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। स्टेटस बार पे सबसे राइट साइड में देखेंगे तो यह नॉर्मल लेआउट है और ये पेज लेआउट टैब है और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ये तीन लेआउट डिफॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल लेआउट में अभी हम काम कर रहे हैं और इसी वर्कशीट को हम चाहते हैं कि पेज लेआउट में डिस्प्ले करे। तो पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये वर्कशीट पेज लेआउट में आएगा। यानी किस पेज में अभी आप डेटा टाइप करें, ये पहला पेज है और इधर हमारा दूसरा पेज हो गया। और नॉर्मल का मतलब सभी पेजेस एक ही में दिखाई देंगे। और यदि आप पहली बार फर्स्ट टाइम आप पेज लेआउट या प्रिंटिंग का फीचर्स डालते हैं तो यहाँ पर एक मार्किंग आ जाता है। ये देखिए, ये मार्किंग आ जाता है। अब आप इसे हटाना चाहते हैं तो इस वर्कशीट को फिर से बंद करके फिर से खोलना पड़ेगा, तब जाके ये डेटा, ये लाइनिंग जो है हट जाता है। अब इसे पेज ब्रेक प्रीव्यू के रूप में देखना चाहते हैं कि पेज हमारा कहाँ से ब्रेक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डेटा पेज 1, पेज 2 और पेज 3 करके डिस्प्ले करने लगता है। इसी तरीके से इस पर हम फिर नॉर्मल कर लेते हैं। इधर राइट साइड में आप देखेंगे तो जूम स्लाइडर होता है। स्टेटस बार के सबसे राइट साइड में जूम स्लाइडर ऑप्शन मिलता है। अब ये जूम स्लाइडर का काम है यानी वर्कशीट को जूम करना। तो जूम अगर माइनस की तरफ इधर मूव करते हैं तो जूम होता है ऐसे, जूम नीचे होगा और जूम आउट होगा। जूम आउट और जूम इन का यूज कर सकते हैं। यानी नीचे की तरफ इधर माइनस की तरफ लेके आते हैं तो जूम इन होता है और प्लस की तरफ माइनस की तरफ लाते हैं तो जूम आउट होता है और प्लस की तरफ लेके जाते हैं तो जूम इन होता है। तो मैक्सिमम आप जूम जो है ऐसे प्लस पे भी क्लिक करके आप जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम डेटा को जूम कर सकते हैं 400% तक। ऐसे हम क्लिक करके इसे 400% तक जूम कर सकते हैं। और मिनिमम जूम आउट जो होता है वह 10% तक होता है। तो एग्जाम संबंधित भी आता है कि मैक्सिमम एक्सेल में जूम कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक्सेल में 400% तक जूम कर सकते हैं और मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम एक्सेल में 10% तक जूम आउट का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल वर्कशीट का, एक्सेल का इंट्रोडक्शन। यहाँ आपका स्क्रॉल बार होता है पेजेस ऊपर नीचे करने के लिए। अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि